हेलो दोस्तों, मैं सीमा कृष्णा डिजिटल स्कूल की तरफ से आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ स्वतंत्रता सेनानी नीरा आर्य की जीवनी, देश की पहली महिला जासूस बुक की हिंदी ऑडियो बुक समरी। नीरा आर्य का जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेखड़ा गांव में हुआ था। इस बुक समरी में सभी तथ्य अलग अलग जगह से लिए गए हैं। इस पुस्तक का मकसद सिर्फ लोगों तक इस बहादुर वीरांगना की सच्चाई पहुंचाना है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मेरा अगला वीडियो आपको आसानी से और जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आजाद हैं, खुली हवाओं में सांस लेते हैं, लेकिन हमें ये आजादी कैसे मिली, कभी आपने सोचा है? लोगों को ये लगता है कि ये आजादी बहुत आसानी से मिल गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सालों साल इंडिया को गुलामी के अंधेरे से जूझना पड़ा, अंग्रेजों से लोहा लेना पड़ा। इतना ही नहीं, आजादी के हक के लिए कुर्बानी देनी पड़ी। महात्मा गांधी के पीछे पूरे इंडिया को गांधी बनना पड़ा, तब जाकर आजादी हाथ लगी। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर बनकर अंग्रेजों को चुनौती देनी पड़ी। सुभाष चंद्र बोस बनकर अपना खून देकर आजादी हासिल की है। आजादी की लड़ाई में गांधी और नेहरू का रोल अलग था। गांधी हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे और पूरी आजादी की लड़ाई में उन्होंने कभी हिंसा को नहीं चुना। इस वजह से उनको हम लोग सत्य और अहिंसा का पुजारी मानते हैं। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की 3 बातों का जिक्र इंडियन हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है। दरअसल गांधी जी के 3 हथियार थे, उनमें सत्य, प्रेम और अहिंसा शामिल थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें आजादी बगैर खून बहाए मिल गई थी। अगर देखा जाए तो लाखों क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बाद हमें आजादी मिली है। इन लोगों ने अपने खून के एक एक कतरे से आजादी की कहानी को लिखा है। इस वजह से आज हम और आप खुली हवाओं में सांस ले पा रहे हैं। हालांकि हम इन क्रांतिकारियों को सिर्फ स्कूली किताब तक याद रखते हैं, लेकिन याद रखिए, ये न होते तो शायद आज भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए होते। आज हम इंडियन हिस्ट्री के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिसको लेकर हम अक्सर बात करने से बचते हैं। आजादी की गौरव गाथा अनेक गुमनाम चेहरों को लोग याद नहीं करते हैं, लेकिन सच यही है कि अगर ये न होते तो आजादी मिलना मुश्किल हो जाता। इंडियन हिस्ट्री कई ऐसे गुमनाम चेहरों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश पर लौटा दिया। उनके बलिदान को कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि ये 100% सच है कि जब देश आजाद हुआ तो उनको गुमनामी में जीवन जीना पड़ा। आज हम आपको ऐसी ही एक वीरांगना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने आजादी के लिए अपने सुहाग को अपने हाथों से खत्म कर दिया था। जब भी हम सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते हैं तो हमारी रगों में देशभक्ति का जज्बा भर जाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गुलामी के दिनों में इस नारे ने उस दौर के युवाओं को एक नई राह दिखाई थी। ये सुभाष चंद्र बोस की फौज का कारनामा था कि अंग्रेजों को भागने पर मजबूर होना पड़ा था। सुभाष चंद्र बोस की फौज में एक से एक बड़े नाम थे, लेकिन एक नाम ऐसा भी था जिसे सुभाष चंद्र बोस बस नगीनी कहकर पुकारते थे। ये थी वीरांगना। ये वो वीरांगना थी जिसने सुभाष चंद्र बोस की आर्मी को और मजबूती दी थी। अंग्रेज भी उसका नाम लेने से पहले 100 बार सोचते थे। आजाद हिंद फौज की ये वीरांगना आजादी के लिए ही पैदा हुई थी। इस वीरांगना ने देश की आजादी के लिए कभी भी अपने परिवार तक की परवाह नहीं की। इनकी रगों में दौड़ने वाला खून सिर्फ और सिर्फ आजादी के काम आया है। कौन थी नीरा आर्य? बचपन का पूरा ब्यौरा। इंडियन हिस्ट्री में नीरा आर्य का नाम भले ही खो गया हो, लेकिन भारत की आजादी में ये नाम एक जमाने में काफी चर्चा में रहा है। जब भी आजादी शब्द को सुनते हैं तो हमारे जहन में गांधी, नेहरू का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन अक्सर हम उन नामों को याद नहीं करते जिनके खून की एक एक बूंद की वजह से हमें आजादी मिली है। ऐसे तो आजादी के लिए कई लोगों ने अपनी जान दी, लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम हैं जो दबे हैं, जिनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अफसोस कि जब देश आजाद हुआ तो उनको गुमनामी में जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ा। नीरा आर्य भी उन्हीं नामों में से एक, जिनके बारे में न तो हम जानने की कोशिश करते हैं और न ही आजकल मीडिया उन आजादी के हीरो को याद करती है। आज हिंद फौज के सिपाही नीरा आर्य ने भारत की आजादी में वो कर दिखाया जिसके बारे में आज भी कोई नहीं सोच सकता है। 5 मार्च 1902 को जन्मी नीरा आर्य, जो आजाद हिंद फौज के महिला विंग की सिपाही थी, भारत की पहली जासूस थी। लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो भी इतिहासकारों के एजेंडे में गुम हो गई। जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब आजादी के लाखों परवानों ने हंसकर अपनी जान दे दी थी, लेकिन इतिहास में उनके नाम को वैसी जगह नहीं दी गई जैसी देनी चाहिए थी। इतना ही नहीं,
कम्युनिस्ट इतिहासकारों को उनका जिक्र करना तक अच्छा नहीं लगता था। आजादी के वक्त नीरा आर्य जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के चर्चे केवल एक रीजन विशेष तक ही सीमित हैं और हिस्ट्री में नीरा आर्य का नाम गुम हो गया। नीरा आर्य बचपन से इंडिया की आजादी के बारे में सोचती थी और देशभक्ति तो उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। वो एक ऐसी फ्रीडम फाइटर थी जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्होंने सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की न केवल जान बचाई बल्कि उनके लिए खुफिया सेवा भी दी और इसी वजह से ब्रिटिश सरकार उनको अंडर कवर एजेंट मानती थी। उत्तर प्रदेश के बागपत सिटी के खेकड़ा विलेज की रहने वाली नीरा आर्य ने देश के आगे कुछ भी नहीं सोचा। नीरा आर्य की हिस्ट्री सबको जाननी चाहिए क्योंकि देश के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। नीरा आर्य ने जब आंखें खोली थी उनके कुछ दिन बाद उनके सर से उनके माँ बाप का साया छिन गया था और उनकी डेथ हो गई। नीरा आर्य का जन्म कुलीन जाट परिवार में हुआ था। हालांकि जिंदगी की शुरुआत में ही उनके माँ बाप दोनों बीमार हो गए थे। उनके इलाज में काफी पैसा खर्च होने लगा था जबकि उनके घर में कमाने वाला और कोई नहीं था। माँ बाप के इलाज में खूब पैसा लगने की वजह से उनके घर के हालात लगातार बिगड़ने लगे। इतना ही नहीं, एक दिन कर्ज लेने की नौबत तक आ गई। हालांकि इलाज होने के बावजूद भी उनके माँ बाप को बचाया नहीं जा सका। एक दिन नीरा आर्य के माँ बाप दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसे में नीरा आर्य और उनके छोटे भाई बसंत कुमार अनाथ हो गए। माँ बाप की मौत के बाद नीरा और उनके भाई को काफी परेशानी उठानी पड़ी क्योंकि पूरी फैमिली पहले ही कर्ज में डूब चुकी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि उनके फादर की हवेली व जमीन कर्जे की वसूली की वजह से छीन ली गई, यानी कुर्क कर ली गई। इस वजह से नीरा आर्य और उनका छोटा भाई बसंत कुमार सड़क पर आ गए। दोनों दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। एक दिन भटकते भटकते नीरा आर्य और उनका छोटा भाई बसंत कुमार हरियाणा के चौधरी सेठ छाजू राम यानी छज्जू मल के पास जा पहुंचा। हरियाणा के चौधरी सेठ छज्जू मल कोई मामूली आदमी नहीं थे बल्कि उस वक्त कलकत्ता के बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। छाजू राम के नाम में सेठ लगा हुआ तो उन्हें लोग वैश्य कम्युनिटी का लोग समझते थे। नीरा को लोग इसी कम्युनिटी का समझने लगे थे, लेकिन हकीकत ये है कि चौधरी साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जरूर थे लेकिन वो हरियाणा के जाट क्षत्रिय कम्युनिटी से थे। छज्जू राम काफी अच्छे आदमी थे और लोगों के दर्द को महसूस करते थे। जब उनको नीरा आर्य के और उनके छोटे भाई बसंत कुमार की हालत के बारे में पता चला तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद उनको हरियाणा के दानवीर चौधरी सेठ छज्जू मल लांबा ने उन्हें गोद ले लिया। दोनों बच्चों को सेठ कलकत्ता लेकर आ गए और उनको अपनी औलाद की तरह माना। इसके अलावा उनको अच्छी एजुकेशन देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छी बात ये थी कि नीरा आर्य और इनके छोटे भाई बसंत ने सेठ को ही अपना पिता मान लिया था। इस वजह से नीरा और इनके भाई अच्छी लाइफ गुजारने लगे। नीरा आर्य की पढ़ाई लिखाई कलकत्ता में हुई। नीरा आर्य हिंदी, इंग्लिश, बंगाली के साथ साथ और भी बहुत सी लैंग्वेजेस में उनकी अच्छी पकड़ थी। पढ़ाई के समय से ही नीरा आर्य आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थी। नीरा आर्य की आंखों में आजाद हिंदुस्तान का सपना बचपन से तैरने लगा था। इतना ही नहीं, उनके फादर में भी देशभक्ति का जज्बा खूब भरा था। नीरा आर्य शुरू से ही भारत को लेकर बहुत गंभीर थी। उनको बचपन में वीर भगत सिंह से भी मिलने का मौका मिल गया था। दरअसल उस दौर में अंग्रेज वीर भगत सिंह के खून के प्यासे थे और उनको हर जगह तलाश किया जा रहा था। लेकिन वीर भगत सिंह चौधरी साहब के पास अंग्रेजों से बचने के लिए कई दिनों तक रुके थे। उनकी क्रांतिकारी साथी सुशीला भाभी भी थी। इस वजह से नीरा आर्य को भी उनसे मिलने का मौका मिल गया था। इस तरह से देखा जाए तो नीरा के फादर ने अंग्रेजों से वीर भगत सिंह को बचाया था। सुशीला भाभी ने नीरा को पढ़ाने का काम किया। भगत सिंह के विचारों की छाया भी नीरा पर पड़ी। सेठ जी के घर क्रांतिकारियों एवं देशभक्त लीडरों का आना जाना लगा रहता था, जिसका असर नीरा पर साफ दिखने लगा। इस वजह से आजादी को लेकर उनके घर में अक्सर चर्चाएं होती रहती थी। लोग भगत सिंह से मिलने के लिए आते थे और आजाद भारत को देखने के लिए वहीं से प्लानिंग की जाने लगी। इस दौर में अंग्रेज भी इन क्रांतिकारियों से खौफ खाते थे। जहां एक और गांधी अंग्रेजों को प्यार से समझा रहे थे तो दूसरी ओर यही क्रांतिकारी अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे थे। अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि इनको अगर रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में उनको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस वजह से अंग्रेज भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की तलाश में जुट गए थे। दूसरी ओर नीरा आर्य जब भगत सिंह से मिली तो उनकी आंखों में आजाद भारत का सपना पनपने लगा था। नीरा आर्य ने अपनी मेरा जीवन संघर्ष नीरा आर्य नांगिनी की आत्मकथा बुक में भगत सिंह को लेकर एक मजेदार वाकया लिखा है। नीरा ने अपनी किताब में लिखा है कि एक दिन दूध वाला दूध बेच रहा था। मैंने भगत भैया से मजाक में पूछ लिया कि भगत भैया आप एक बार में कितना दूध पी सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि जितना तुम कहो। नीरा ने कहा कि दूधिया के पास जितना दूध है वो सारा पी जाओगे? तो भगत सिंह ने कहा कि नीरा तुम समुद्र का प्याला बनाकर उसमें दूध भर कर ले आओ।
हम तो अगस्त्य ऋषि की संतान हैं, उसे भी पी जाएंगे। इसके बाद नीरा ऊपर गई और दूध वाले को ऊपर ले आई। साथ में वो 1 बाल्टी दूध लेकर भी आया। 1 रुपए में दूध का सौदा हुआ और भगत भैया ने 1 रुपया उस दूध वाले की हथेली पर रख दिया और बाल्टी को मुंह से लगाकर सारा दूध पी गए। वहीं पास खड़ा दूध वाला देखता रह गया, लेकिन कुछ बोल नहीं सका क्योंकि उसे 1 रुपए तो पहले ही मिल गया था। ऐसे में उसके पास जाने के सिवाय दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद अगले दिन न्यूज़पेपर में भगत सिंह की फोटो छपी तो दूध वाले ने भी देखी। फोटो देखने के फौरन बाद दूध वाला भगत सिंह के पास पहुंच गया और बोला, बाबूजी आप तो भगत सिंह हैं, पहले क्यों नहीं बताया? इसके बाद दूध वाले ने वो 1 रुपया भगत सिंह की जेब में डालते हुए बोला कि ये रुपये को वापस ले जाओ, मैं समझ लूंगा कि मैंने देश की सेवा की है। और वो वहां से चला गया। लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंची। तब लोगों ने समझा कि दूध वाला पुलिस का इन्फॉर्मर था। हालांकि बाद में पता चला कि पुलिस भगत सिंह को नहीं बल्कि स्वामी भवानी दयान को गिरफ्तार करने के लिए आई थी, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ स्पीच दी थी। अपने फादर सेठ छज्जूमल के आदर्शों पर चलते देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर भी कूट कूट कर भरा हुआ था। इसलिए नेताजी की आजाद हिंद फौज में शामिल हुई और देश की पहली जासूस होने का गौरव प्राप्त किया। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में नीरा की जिंदगी पर रोशनी डालेंगे। जब पहली बार मिली नेताजी से नीरा आर्य बचपन से काफी ब्रेव थी और किसी भी चीज से घबराती नहीं थी। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गई थी। इसी दौरान उनको एक रिवर नजर आई। ऐसे में उनके मन में स्विमिंग करने का ख्याल आया। हालांकि नीरा को स्विमिंग आती थी, लेकिन कभी कभी बड़े तालाब या बड़ी नदी या समुद्र में नहीं तैरी थी। इसके बावजूद इसकी परवाह किए बगैर वो वहां कूद पड़ी। नीरा उस वक्त बहुत कम उम्र की थी। ऐसे में तो रिवर की लहरों का सामना नहीं कर पाई और डूबने लगी। जब ऐसा लगा कि उनकी लाइफ अब खतरे में है, तभी वहां पर मौजूद उनके फ्रेंड्स उनकी हेल्प करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके दोस्तों के शोर से एक यंग मैन की नजर उन पर पड़ी और उसने बिना देर किए वहां छलांग मार दी। इस तरह से उसने नीरा की जान बचाई। इसके बाद नीरा आर्य ने उस यंग मैन को शुक्रिया बोलते हुए पूछा कि भाई आप कौन हैं? इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है। नेताजी ने कहा कि बहन तुम्हें अकेले स्विमिंग नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद नेताजी ने पूछा कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं? नीरा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मेरे पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। नीरा ने बताया कि आज किसी पार्टी से डील करने मीटिंग में गए हुए हैं, जिसकी वजह से वो आज मेरे साथ नहीं आ सके। नीरा ने कहा कि भाई आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपको कैसे शुक्रिया करूं? इसके जवाब में नेताजी ने कहा कि आज राखी का दिन है, मुझे राखी बांध दो और अपना भाई मान लो। इसी तरह पहली मुलाकात में ही नेताजी और नीरा घुल मिल गए। उधर नीरा के फादर सेठ चौधरी छज्जू राम ने अपनी बेटी को बड़ा होते देख उसकी मैरिज के लिए लड़का तलाशना शुरू किया। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी को निभाएं, इसलिए वो नीरा की मैरिज कराना चाहते थे। नीरा और सेठ छज्जू राम आर्य कम्युनिटी के थे, लेकिन वो किसी भी तरह से कास्ट में बिलीव नहीं करते थे। आखिरकार छज्जू राम ने अपनी बेटी के लिए लड़का खोज लिया। सेठ चौधरी छज्जू राम ने नीरा की मैरिज के लिए एक पैसे वाला अच्छे घर का लड़का ढूंढा। उन्होंने श्रीकांत जयरंजन दास से उनकी शादी करवा दी। सेठ चौधरी छज्जू राम ने अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी में खूब पैसा लगाकर अपनी बेटी की शादी 25 दिसंबर 1928 को धूमधाम से की। नीरा के हस्बैंड का नाम श्रीकांत जयरंजन दास था। श्रीकांत जयरंजन दास ब्रिटिश पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर की पोस्ट पर थे। नीरा के फादर को जयरंजन दास ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर होने की बात पता लगी, पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि वो पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में थे। शादी के कुछ दिन बाद नीरा को अपने हस्बैंड श्रीकांत जयरंजन दास की सच्चाई मालूम पड़ गई। नीरा को बाद में पता चला कि वो एक देशद्रोही है और अंग्रेजों के तलवे चाटता है और उनकी गुलामी करता है। नीरा को ये भी पता चला कि श्रीकांत जयरंजन दास को अंग्रेजों ने पहले राजा महेंद्र प्रताप की जासूसी में भी लगा रखा था और अब सुभाष चंद्र बोस की जासूसी में लगा दिया। नीरा इस बात से अपने बंगाली अफसर हस्बैंड से काफी नाराज रहने लगी और उन्हें कहा कि देश के क्रांतिकारियों के विरुद्ध लड़ना छोड़ दें, लेकिन श्रीकांत दास ने इससे साफ इनकार कर दिया। श्रीकांत जयरंजन दास ने कहा कि इस काम के बदले में अंग्रेजों से उसे मोटा पैसा मिलता है, इसलिए वो ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। इस दौरान दोनों में इस बात को लेकर बहस भी हुई थी, लेकिन श्रीकांत दास अपनी बात पर अड़ा रहा, नौकरी छोड़ने से मना कर दिया। नीरा ने कहा कि इससे आने वाली हमारी जनरेशन बिना कमाए ही खाएगी, लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। तुम या तो ये रास्ता छोड़ दो या फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। श्रीकांत जयरंजन दास पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने कहा कि पैसा होगा तो पत्नियां और बहुत मिल जाएंगी। नीरा को यह बात दिल पर लग गई और उसको श्रीकांत जयरंजन दास पर बहुत गुस्सा आया। इसके बाद नीरा ने फैसला कर लिया कि अब वो श्रीकांत दास के साथ एक मिनट भी नहीं रहेगी।
लिहाजा उसने श्रीकांत दास को छोड़ दिया और अपने पापा चौधरी सेठ छज्जूराम के घर वापस लौट आई। उधर आजादी के लिए आजाद हिंद फौज अपने काम में लग चुकी थी। उस दौर में लोग आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वहीं 4 जुलाई 1944 को बर्मा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो कुछ कहा था वो उस दौर के नौजवानों की रगों में एक नई जान फूंकने का काम कर रहा था। दरअसल नेताजी ने कहा था कि दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे मेरे साथियों, आज मैं इस बात पर आप सभी से एक बड़ी मांग करता हूँ। मैं आपसे खून की मांग करता हूँ। ये खून ही है जो दुश्मन से खून का बदला ले सकता है। केवल खून ही है जो आजादी की कीमत चुका सकता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी का वादा करता हूँ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी का वादा करता हूँ। ये बात लोगों की जहन पर गहरा असर डाल रही थी और लोग लगातार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ रहे थे और उनके साथ मिलकर देश को आजाद करने का सपना देखने लगे थे। वहीं नीरा के कई दोस्त और फैमिली के मेंबर भी आजाद हिंद फौज का हिस्सा बन रहे थे। नीरा को पता चला कि नेताजी ने झांसी रेजिमेंट बनाई है। ये सुनकर नीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नीरा ने तय कर लिया था कि अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी देश की आजादी में लगानी है। लिहाजा देर किए बगैर उन्होंने फैसला ले लिया था कि उनको भी आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनना है। वहीं उनके एक मुंह बोले भाई राम सिंह से भी इस बारे में बातचीत की। राम सिंह भी नेताजी की आर्मी का हिस्सा बनने जा रहे थे। इसके बाद नीरा अपने छोटे भाई बसंत, बागपत के सरदार सिंह तूफान, रतन सिंह, रामलाल, उमराव सिंह, मुरारी आर्य, कर्ण सिंह तोमर, लहरी सिंह, सिरदारे और गिरवर सिंह आदि के साथ सिंगापुर पहुंची और आजाद हिंद फौज की झांसी रेजिमेंट में भर्ती हो गई। नीरा ने नेताजी से मुलाकात की और आजाद भारत के लिए नए सपने देखने शुरू कर दिए। ऐसे शामिल हुई आजाद हिंद फौज में। अपना सब कुछ छोड़कर आजाद हिंद फौज में नीरा शामिल हो गई। नीरा आर्या को नेताजी ने झांसी रेजिमेंट में शामिल कराया। नीरा के भाई बसंत कुमार भी आजाद हिंद फौज में थे। हालांकि ये भी सच है कि नीरा को इंडियन हिस्ट्री में वो जगह नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी, लेकिन नीरा ने आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वो एक महान देशभक्त थी जिसकी रगों में दौड़ने वाला खून का एक एक कतरा आजादी के लिए था, जिन पर देश को आज भी गर्व और गौरव के साथ नीरा आर्या को याद किया जाता है। नीरा आर्या ने रेजिमेंट में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। उनको ये ट्रेनिंग कोई और नहीं देता बल्कि फर्स्ट कमांडर डॉक्टर लक्ष्मी सहगल और सेक्रेटरी मानवती आर्या देती थी। नीरा आर्या की बहादुरी और काबिलियत को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। नीरा को नेताजी ने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में शामिल किया था। इस तरह से वो भारत की पहली लेडी डिटेक्टिव थी। नीरा आर्या की खास बात ये थी कि उनके लिए देश सबसे पहले था और बाकी सब बातें बाद में। आजाद हिंद फौज के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के चीफ पवित्र मोहन राय काम कर रहे थे। उन्हीं के अंडर में नीरा आर्या काम कर रही थी। उस वक्त नेताजी ने उनको एक खास मिशन पर लगाया था। इस मिशन के तहत नीरा आर्या अपनी साथी मानवती आर्या, सरस्वती राजामणि, दुर्गा मल्ल गोरखा और डैनियल काले के साथ मिलकर नेताजी के लिए अंग्रेजों की जासूसी की थी। नीरा अक्सर अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के ग्रुप में शामिल होती थी और उनकी जासूसी करती। इस दौरान नीरा अपनी पहचान छिपाने के लिए वो बस भेष बदलती थी ताकि उनको कोई पहचान न सके। इसके बाद आसानी से अंग्रेजों की छावनी में शामिल होकर कई इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेती। नेताजी ने उनको कह दिया था कि अगर कभी भी अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया तो वो खुद को गोली मार ले, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। नीरा लड़कों की यूनिफॉर्म में अंग्रेज अफसर के घरों में काम करना शुरू करती। हालांकि एक बार अंग्रेजों को नीरा के बारे में सब कुछ पता चल गया था। इससे पहले कि अंग्रेज उन तक पहुंच पाते, उससे पहले ही नीरा और उनके साथी वहां से फरार हो गए। लेकिन नीरा के एक साथी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। एक जासूस लड़की जिंदा गिरफ्तार हो गई। इस जासूस का नाम दुर्गा था। नीरा ने इसके बाद अपने साथी को छुड़ाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो नीरा व सरस्वती राजामणि किन्नरों की यूनिफॉर्म में बंदी गृह के पास पहुंची। इसके बाद बड़ी समझदारी के साथ अंग्रेज अफसरों और सैनिकों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करके अपने साथी दुर्गा को छुड़ा लिया। लेकिन इस दौरान एक सैनिक को होश आ गया और उसने गोली चला दी, जो भागते हुए सरस्वती राजामणि के पैर में लग गई। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। जब तीनों आजाद हिंद फौज के बेस कैंप पहुंची तो उनकी बहादुरी से खुश होकर नेताजी ने राजामणि को रानी झांसी ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट और नीरा आर्या को कैप्टन का ओहदा दे दिया। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नीरा आर्या को मिल गई। कहा जाता है यहाँ से वो भारत की पहली लेडी डिटेक्टिव के तौर पर देखी जाने लगी। नीरा बतौर कैप्टन के पोस्ट पर झांसी रेजिमेंट में काम करने लगी। नीरा आर्या पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सबसे ज्यादा भरोसा था।
इस वजह से उनको अक्सर स्पेशल मिशन के लिए तैयार होने के लिए कहते। नीरा ने आजाद हिंद फौज में रहते हुए कई बार देश को गौरव के पल दिलाए। इस घटना के बाद एक साथी ने राजा मणि को मजाक में कहा, तू तो लंगड़ी हो गई, अब तेरे से शादी कौन करेगा? तो वो बोली, आजाद हिंद में हजारों छोरे हैं, उनमें से कोई एक जो जंग में सीने पर और दोनों पैरों पर गोलियां खाएगा और दुश्मनों को ढेर करेगा, उसी से कर लूंगी, बराबर की जोड़ी हो जाएगी। अंडमान निकोबार असम में अंग्रेजों का दखल लगातार बढ़ता जा रहा था। इस वजह से लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन नीरा के बल पर आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। नीरा ने आजाद हिंद फौज के लिए बहुत अच्छा काम करते हुए अंग्रेजों के पास से कई तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल की थी। इस दौरान नीरा अपने साथियों के साथ मिलकर जब अंग्रेजों के पास जाती थी तो वो अपने कान को खुला रख ताकि कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन न छूटे। जो भी इन्फॉर्मेशन उनके हाथ लगती वो अपने साथियों के साथ डिस्कस जरूर करती थी और फिर बाद में वो नेताजी को सीधा रिपोर्ट करती। इस दौरान कई बार अहम डॉक्यूमेंट हाथ आ जाते थे। जब नीरा आर्या ने बचाई नेताजी की जान। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान को बचाते हैं। नीरा आर्या भी उन्हीं लोगों में शामिल है। उन्होंने कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं की। इतना ही नहीं, उन्होंने नेताजी की जान बचाने के लिए अपने सुहाग तक को उजाड़ दिया। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ऐसी ही एक वीरांगना थी आजाद हिंद फौज के सिपाही बागपत के खेकड़ा कस्बे की नीरा आर्या, जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर गोली चलाने वाले अपने पति को मौत की नींद सुला दिया था। नीरा आर्या एक ऐसी औरत थी जिन्होंने उस दौर में भी औरत और मर्द के बीच चले आ रहे डिफरेंस को मिटाकर रख दिया था। उस वक्त आजादी की लड़ाई में कई यंग लोग हिस्सा ले रहे थे। भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद उस वक्त का बड़ा नाम हुआ करते थे। इतना ही नहीं, अंग्रेज भी इस नाम से खौफ खाते थे। लेकिन इन नामों के बीच नीरा आर्या का नाम भी बहुत मशहूर था। आजाद भारत की चाहत रखने वाली नीरा आर्या शुरू से अंग्रेजों के खिलाफ थी। उनकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जो अंग्रेजों का गुलाम था। नीरा के पति ब्रिटिश पुलिस में एक CID इंस्पेक्टर थे, लेकिन असल में वो सिर्फ अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। इतना ही नहीं, नीरा के हस्बैंड श्रीकांत जयरंजन दास पैसों की लालच में पूरी तरह अंधा हो चुका था। इस वजह से सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहा था। हालांकि नीरा ने उसे काफी पहले छोड़ दिया था। श्रीकांत जयरंजन दास अंग्रेजों को खुश करने के वो हर काम करता जिससे भारत को नुकसान उठाना पड़े। नीरा के छोड़ने के बावजूद श्रीकांत जयरंजन दास सुधरा नहीं और अंग्रेजों की गुलामी में कुछ भी करने को तैयार था। अंग्रेजों ने उसे एक बार नेताजी को मारने के काम में लगाया। श्रीकांत जयरंजन दास को अंग्रेजों ने भरोसा दिलाया कि अगर उसने सुभाष चंद्र बोस को मौत के घाट उतार दिया तो उसके बदले में उसे खूब पैसा मिलेगा। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उसे 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। उस जमाने में 2 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं थी। इस वजह से श्रीकांत जयरंजन दास ने ठान लिया था कि वो सुभाष चंद्र बोस को मौत की नींद सुलाकर ही चैन से बैठेगा। इस तरह से उसने अब प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी और एक दिन मौका पाकर सुभाष चंद्र बोस अपने टेंट में आराम कर रहे थे। लेकिन श्रीकांत जयरंजन दास को ये मालूम नहीं था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सिक्योरिटी का जिम्मा एक ऐसी औरत के पास था जो सुभाष चंद्र बोस को अपना भाई मानती थी। ऐसे में भला कोई बहन अपने भाई की बॉडी पर एक जख्म कैसे देख सकती है? श्रीकांत जयरंजन दास को भी मालूम नहीं था कि वो जिस शख्स को मारने गया है असल में उसकी सिक्योरिटी में ऐसी वीरांगना थी जिसने आजाद हिंद फौज में रहकर अंग्रेजों का जीना मुश्किल कर दिया था। जैसे ही श्रीकांत जयरंजन दास नेताजी के टेंट के करीब पहुंचा तो नीरा व उनके साथियों के कान खड़े हो गए। इसके साथ ही नीरा पूरी तरह अलर्ट हो गई। श्रीकांत जयरंजन दास को ये पता नहीं था कि नेताजी को रास्ते से हटाने के लिए उसे अपनी वाइफ से 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। नीरा टेंट के पीछे की तरफ खड़ी थी और उनके हाथ में बंदूक थी। पीछे से वो श्रीकांत जयरंजन दास पर अपनी कड़ी नजर रखे हुए थी ताकि नेताजी की जान को कोई खतरा न हो सके। रात बहुत हो चुकी थी और इस वजह से श्रीकांत जयरंजन दास इसका फायदा उठाकर नेताजी के टेंट के पास जा पहुंचा। नेताजी अपने टेंट में सोए हुए थे और नीरा व उनके साथी रात के अंधेरे में उनकी सिक्योरिटी में लगे हुए थे। नीरा को इसी दौरान एक हल्की सी आवाज लगी और एक साया नजर आया। ऐसे में नीरा पूरी तरह से और अलर्ट हो गई और उसका पीछा किया तो देखा उस रात के सन्नाटे में वहां पर कोई चोर नहीं बल्कि उसका पति श्रीकांत जयरंजन दास खड़ा था। नीरा ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बात घुमाने के बजाय एकदम सीधे तौर पे कहा कि आज मैं नेताजी को मारने आया हूँ। इसके बदले में अंग्रेज मुझे ढेर सारा इनाम देंगे। मैं उन पैसों से खूब मजे करूंगा। बस इतना ही सुनना था कि नीरा को गुस्सा आ गया। वो बोली, नेताजी मेरे भाई हैं और इस देश के क्रांतिकारी हैं। नीरा यही नहीं रुकी,
उसने आगे कहा कि नेताजी से गद्दारी का मतलब है देश से गद्दारी, और ये मैं होने नहीं दूंगी। इसके बाद नीरा ने सख्त लहजे में कहा कि श्रीकांत दास, तुम वापस लौट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगी। इतना सुनना था कि श्रीकांत दास हंसने लगा और कहता है कि तुम एक भारतीय नारी हो, अपने पति को कैसे मार सकती हो। बातों बातों में वो आगे बढ़कर नेताजी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ा। तभी नीरा ने अपनी बंदूक की नोक पर लगे छुरे को उसके पेट में लगाकर जोरदार वार किया। इस दौरान श्रीकांत जयरंजन दास ने भी आपा खो दिया और उसने नीरा पर गोली चला दी। हालांकि ये गोली उसके पास से निकल गई। एक गोली नीरा के कान के पास से निकल गई तो दूसरी गोली उसकी गर्दन को टच करती हुई निकल गई। इस तरह नीरा बच गई, लेकिन वो बेहोश हो गई थी, जबकि श्रीकांत जमीन पर आ गिरा था और तब उसके दूसरे साथी वहां पहुंचकर श्रीकांत को वहीं खत्म कर दिया। वहीं नेताजी भी तब उठकर खड़े हुए और भागकर उन्होंने नीरा को गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास पहुंचकर नेताजी ने कहा कि डॉक्टर साहब, किसी भी तरह इस बहादुर सिपाही को बचा लीजिए, क्योंकि देश को इस तरह के सिपाही की सख्त जरूरत है। थोड़ी देर के बाद नीरा को होश आ गया। इसके बाद नेताजी ने जो अल्फाज उनसे कहे वो शायद सुनकर आप भी कहेंगे कि नीरा वाकई एक बहादुर सिपाही थी और उसने अपने देश के खातिर अपने सुहाग को भी नहीं बख्शा कि तुमने तो आज नांगिनी बनकर मेरे लिए अपने पति की हत्या कर दी। तुम्हारी देशभक्ति पर मैं विभोर हूँ। नेताजी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि देश की आजादी के बाद जब लाल किले पर शहीदों का नाम लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा। इसके बाद से नीरा आर्या को नीरा नांगिनी के नाम से लोग जानने लगे। नीरा नांगिनी के नाम से इनके जीवन पर एक महाकाव्य भी है। ऐसे में कहा जाता है कि नीरा ने नेताजी की जान बचाकर इस देश पर उस वक्त बहुत बड़ा उपकार किया था। अगर नेताजी को उस वक्त कुछ हो जाता तो आज इंडियन हिस्ट्री कुछ अलग होती और आजादी के लिए शायद हमें और लंबा वक्त इंतजार करना पड़ता। नेताजी ने बनाई थी महिलाओं की आर्मी। बचपन से हम और आप रानी लक्ष्मीबाई के किस्से सुनते आ रहे हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन आपको क्या पता है कि दुनिया में सबसे पहले फर्स्ट वुमेन आर्मी किसने बनाई थी? जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि फर्स्ट वुमेन आर्मी किसी और ने नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। रानी झांसी रेजिमेंट में फौलादी महिलाओं को तैयार किया जाता था। रानी झांसी रेजिमेंट की माने तो उनका कहना था कि जब हमारी रगों में खून दौड़ रहा है तब तक हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहेंगे। ये रानियां ऐसी थी जिन्होंने आखिरी दम तक अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी और इस अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था। आजादी की लड़ाई में वतन ने कई वीर सपूत खोए थे, ये सबको पता है, लेकिन उन वीर सपूतों के साथ साथ देश की औरतें भी इसमें शामिल थी। तब अंग्रेजों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। औरतों का ये ग्रुप उस वक्त काफी फेमस था, जिसके अंदर का जज्बा दूसरों से कुछ हटकर करने का था। इस एपिसोड में हम आजाद हिंद फौज की फर्स्ट वुमेन आर्मी के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। हालांकि इससे पहले आपको आजाद हिंद फौज के बारे में जानना बेहद जरूरी होगा। दरअसल नेताजी ने इनकलाबी नारे की वजह से लोगों के जहन में आजादी को लेकर एक अलग तरह की सोच डेवलप कर दी थी। लोगों ने ये तय कर लिया था कि उन्हें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और नेताजी का हाथ मजबूत करना होगा, तभी ब्रिटिश एम्पायर के चुंगल से आजादी मिल सकती है। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को ही देश को आजाद घोषित किया था। आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में इंडिपेंडेंट इंडिया के एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना डाली। उस वक्त जापान, जर्मनी, इटली सहित 11 कंट्री ने इस सरकार को मान्यता दी थी। इस वजह से इंडियन हिस्ट्री में 21 अक्टूबर की डेट काफी अहम मानी जाती है। इसका नाम दिया आरजी हुकूमत आजाद हिंद। फौलादी जिगर सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि हिंदुस्तान की सरजमी से फिरंगी हुकूमत को रुखसत करने की कीमत केवल खून देकर ही चुकाई जा सकती है। इसका नतीजा ये हुआ कि उस वक्त नौजवानों में देशभक्ति फिर से जाग गई। सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज और 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार दोनों ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था और इसके कमान खुद उन्होंने अपने हाथों में सिंगापुर में ली थी। आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस लगातार लोगों को जोड़ रहे थे। दूसरी ओर देश की 25,000 औरतें भी आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनने के लिए बेताब थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 12 जुलाई 1943 को सिंगापुर की एक रैली में इंडिया को एड्रेस कर रहे थे, जहां एक ओर पूरा इंडिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सुन रहा था तो दूसरी ओर कई देशों से करीब 25,000 महिलाएं शामिल हो रही थी। इस दौरान
सुभाष चंद्र बोस ने एक बड़ा ऐलान कर डाला। दरअसल नेताजी ने एक महिला रेजिमेंट बनाने की बात कही थी। उनके ऐलान के बाद यानी 15 जुलाई 1943 को 20 महिला सैनिकों को भर्ती कर लिया गया। शुरू में 20 दिन बाद में 50 और फिर इसके बाद ये संख्या बढ़ती चली गई। सीनियर जर्नलिस्ट मोहन नेपाली ने कुछ साल पहले देश के जाने माने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि नेताजी 1943 में जर्मनी छोड़कर जापान पहुंचे। वहां से वो सिंगापुर गए और कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ले ली। उस वक्त रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज के लीडर थे। नेताजी ने फौज का पुनर्गठन किया और महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया। फर्स्ट वुमेन आर्मी की पहली कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन बनी। इसके बाद अगस्त 1943 में 500 औरतों को ट्रेनिंग दी गई और फिर जाकर इसमें से सिर्फ 150 महिला सैनिकों का चयन हुआ। इसके बाद 22 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट की घोषणा की। इस रेजिमेंट में 1000 तक महिलाएं शामिल हुईं। नेताजी उस वक्त महिला सैनिकों को रानी कहकर पुकारते थे। इस रेजिमेंट की खास बात ये थी कि सभी महिला सैनिकों को रानी कहकर बुलाया जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फर्स्ट वुमेन आर्मी का नाम रानी रखा था। दरअसल इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। रानी लक्ष्मीबाई जिस तरह अंग्रेजों से लड़ती थी, यही उसकी एक खास वजह थी। ठीक वैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक वुमेन आर्मी बनाना चाहते थे ताकि अंग्रेजों को धूल चटाई जा सके। नीरा आर्य ने अपनी किताब में लिखा है कि जिस दिन रानी झांसी रेजिमेंट का उद्घाटन हुआ उस दिन रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस था। नेताजी नेशनल फ्लैग को फहरा रहे थे तो उस वक्त रेजिमेंट की सारी औरतें कंधों पर बंदूक लिए बड़े ध्यान से खड़ी थी। नेताजी ने इस दौरान एक शानदार स्पीच दी थी और कहा था कि रानी झांसी रेजिमेंट से हमारे इस ईस्ट एशिया के इतिहास में एक नया चैप्टर शुरू होगा। आजाद हिंद फौज की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट वुमेन आर्मी का क्रेज उस दौर की औरतों में लगातार बढ़ रहा था। जहां एक ओर मर्द आजाद भारत के लिए देश पर मर मिटने को पूरी तरह तैयार थे तो दूसरी ओर औरतें भी किसी से कम नहीं थी। वहीं सिंगापुर के बाद रंगून के तेगानियों जगह पर सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। इस रेजिमेंट में थिवर बहनें, नवरत्नम बहनें, रोजम्मा और ब्लांस थिवी प्रमुख नायक थी। इस रेजिमेंट को 2 डिपार्टमेंट में बांटा गया था। पहला डिपार्टमेंट मिलिट्री का था जबकि दूसरा फेमिलियरिटी के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही दोनों डिपार्टमेंट्स में हार्ड ट्रेनिंग के बाद ही ज्वाइनिंग होती थी। सभी महिला सैनिक खाकी वर्दी पहनती थी और उनके बाल छोटे होते थे। रैंक के हिसाब से कंधे पर बैच लगाया जाता। ट्रेनिंग के दौरान पर डे 4 किलोमीटर का मार्च और 2 किलोमीटर दौड़ना पड़ता था। वहीं इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं को भारी पत्थरों को ढोना पड़ता ताकि वो मजबूत बन सके। इसके अलावा भी ये ट्रेनिंग बिल्कुल पुरुषों की ट्रेनिंग जैसी ही थी। ऐसा कहा जाता है कि ये वीरांगनाएं अपने साथ हमेशा साइनाइड लेकर चलती थी ताकि मुसीबत पड़ने पर दुश्मनों के हाथ ना लगे, लेकिन कभी इसका यूज करने की उन्हें जरूरत पड़ी नहीं। फर्स्ट वुमेन आर्मी की बात की जाए तो कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, सरस्वती राजामणि, नीरा आर्य जैसी बहादुर वीरांगनाओं ने भारत को आजाद करने में अहम रोल अदा किया है। बेहद अफसोस की बात यह है कि इतिहास के पन्नों में गुमनाम आजाद हिंद फौज के उन जाबाजों को वैसे याद नहीं किया गया जैसे किया जाना चाहिए। ये वो वीरांगनाएं थी जिन्होंने अंग्रेजी दस्तों से आजाद कराने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई करी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फर्स्ट वुमेन आर्मी ने कई मौकों पर अंग्रेजों को मैदान छोड़ने पर मजबूर किया। भले ही रानी लक्ष्मीबाई और नेताजी की फर्स्ट वुमेन आर्मी आज हमारे बीच ना हो, लेकिन आजादी की लड़ाई में इनके साहस की कहानी को हमेशा याद रखा जाएगा। इसके बाद कई और सेंटर खोले गए। उनमें मलाया, थाईलैंड और वर्मा ऐसी कंट्री में वुमेन आर्मी के सेंटर खोले गए और इसमें शामिल होने की होड़ देखते ही बनती थी। नीरा आर्य अपनी किताब में आगे लिखती हैं कि मैं लक्ष्मीबाई रेजिमेंट में भर्ती हो गई और अपने क्वालिफिकेशन यानी योग्यता के कारण मैं नेताजी के विश्वास पात्र हो गई। नीरा आर्य ने अपनी किताब में इम्फाल की जंग का जिक्र किया है और बताया है कि किस तरह से रानी झांसी रेजिमेंट ने अपना दमखम दिखाया था। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, जमीन पर मौजूद सप्लाई चेन काट दी थी। इसके बाद जापानी आर्मी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ बढ़ने लगी। जापानी आर्मी के निशाने पर नागालैंड और मणिपुर था और उसमें वो दाखिल हुई। कोहिमा इम्फाल रोड पर जापानी आर्मी ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। ऐसे में जापानी आर्मी को रोकने के लिए अलाइड यानी मित्र सेनाओं को एयर स्ट्राइक करने पर मजबूर होना पड़ा। दूसरी तरफ जापान को रोकने के लिए कोहिमा में ब्रिटिश इंडियन फौज के पास थी।
इस दौरान इंडियन फोर्स के साथ साथ इन रानियों को भी बर्मा में तैनात किया गया। इंडियन हिस्ट्री पर गौर करें तो 4 अप्रैल से 22 जून 1944 तक कोहिमा में जोरदार जंग देखने को मिली। इसे हिस्ट्री में बैटल ऑफ कोहिमा के नाम से भी जाना जाता है। मार्च से जुलाई 1944 तक इम्फाल में भी जोरदार लड़ाई देखने को मिली। इस जंग में 80,000 सैनिक मारे जाने की बात कही गई थी। माना जाता है कि इस हार से जापान की आर्मी का मोरल पूरी तरह से नीचे गिर गया था। इतना ही नहीं, जापानी आर्मी के पैर भी उखड़ने लगे थे। इस वजह से उसने फैसला किया कि अब वो साउथ एशिया में आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरह से जापान को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इस जीत में रानी रेजिमेंट ने खास रोल अदा किया था। कहा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युद्ध से वापस आने का आदेश दिया तो इन्होंने एक कागज में अपने खून से हस्ताक्षर कर लिखा कि जब तक हमारी रगों में खून दौड़ रहा है तब तक हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहेंगे। जाबाज वुमेन आर्मी ने छुड़ा दिए थे अंग्रेजों के छक्के। नेताजी की वुमेन आर्मी काफी तगड़ी ट्रेनिंग करती थी। कैंपों में डॉक्टरी, नर्सिंग, ड्रिल, मैप देखना और कुछ तकनीकी तौर पर वेपन्स को चलाना सिखाया जाता था। इस ट्रेनिंग कैंप में राइफल से लेकर मशीन गन्स तक को कैसे चलाना है इसको डिटेल में सिखाया जाता था। इसके अलावा नेताजी की वुमेन आर्मी में भारत की आजादी के लिए शपथ ली जाती थी। नेताजी की वुमेन आर्मी में कई जाबाज वुमेन मौजूद थी जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ गंवा दिया, लेकिन हम उनको याद तक नहीं करते हैं और ना ही उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नेताजी की वुमेन आर्मी में कमांडर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल एक ऐसा नाम थी जिसका खौफ अंग्रेज भी खाते थे। उधर नेताजी वुमेन आर्मी को मजबूत करने में लग गए थे। सिंगापुर में जब नेताजी ने वॉलंटियर औरतों को सीधे आर्मी में ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन दिया था तो सबसे पहले डॉक्टर लक्ष्मी आगे आई और उन्होंने अपने सर ये जिम्मेदारी को उठा लिया। डॉक्टर लक्ष्मी आजाद हिंद सरकार में वुमेन और सोशल के साथ साथ मेडिकल सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर भी थी। नेताजी ने उनको लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट भी दे रखी थी। आजाद हिंद फौज को जब हार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने नेताजी के साथ नहीं जाते हुए वहीं हॉस्पिटल में रहकर लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने हॉस्पिटल को भी निशाना बना लिया था और उस पर बम से अटैक कर दिया। तब डॉक्टर लक्ष्मी को अंग्रेजों ने पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। इसके बाद में उनको अंग्रेजों ने घेर कर पकड़ लिया था। अंग्रेजों ने उन्हें 1 महीने तक नजर बंद कर रखा था। हालांकि अच्छी बात ये थी कि डॉक्टर होने के नाते अंग्रेजों ने उन पर किसी तरह का जुल्म नहीं किया। दूसरी तरफ उनके रेजिमेंट भंग कर दिया गया था। इतना ही नहीं, नेताजी की वुमेन आर्मी की लड़कियों को नेताजी के कहने पर घर वापस भेज दिया था। डॉक्टर लक्ष्मी को रंगून जेल में रखा गया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी को लेकर लोग रोड पर उतर गए और हंगामा किया। इस वजह से गवर्नमेंट पर काफी प्रेशर आ गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें रिहा करना पड़ा, लेकिन इसके लिए उन्हें कड़ी शर्तों के साथ रिहा किया गया। डॉक्टर लक्ष्मी से कहा गया कि आप आगे से कोई भी पब्लिक रैली नहीं करेंगी और न ही कोई स्पीच देंगी। हालांकि जब वो रिहा हो गई तो उन्होंने ये सब मानने से इनकार कर दिया। दिल्ली में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर केस चल रहा था और फिर वहां पर भी डॉक्टर लक्ष्मी पहुंच गई और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ऐसे में गवर्नमेंट फिर उनसे नाराज हो गई और उन्हें कई तरह के नोटिस थमा डाले। इसके बाद उन्होंने शहर छोड़ दिया। इसके बाद आजाद हिंद फौज के कर्नल सहगल से विवाह कर लक्ष्मी सहगल कहलाई। लक्ष्मी सहगल को भारत सरकार ने 1998 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था। नेताजी लेडी आर्मी में कैप्टन भारती सहाय का नाम भी चर्चा में रहा है। टोक्यो के शोवा वुमेन कॉलेज के स्टूडेंट्स भारती सहाय 1944 में नेताजी को रोल मॉडल मानती थी और अपने पिता से प्रोत्साहन पाकर आजाद हिंद फौज में भर्ती हुई और सैनिक शिक्षा के लिए थाईलैंड भेजी गई। इसके बाद बैंकॉक कैंप में लेफ्टिनेंट कोर्स करने के बाद रानी झांसी रेजिमेंट में आर्मी ऑफिसर बनी। 1945 में रेजिमेंट भंग होने तक वो उसकी गतिविधियों में भाग लेती रही। इसके बाद जापान में आजाद हिंद फौज खत्म हो गई और कई सैनिकों को घुटने टेकने पड़े। हालांकि भारती को फिर बंदी बना लिया गया, लेकिन जब रिहा हुई तो उनको बैंकॉक में रहना पड़ा क्योंकि उनके फादर भी आजाद हिंद फौज का हिस्सा थे और उनको रिहा नहीं किया गया था। नेहरू जी के दखल के बाद 1946 में भारती के फादर को रिहा किया गया। तब वो अपने फादर के साथ भारत लौट सकी। बाद में वो कांग्रेस वुमेन सेल से भी जुड़ी थी। इसी तरह से नेताजी की वुमेन आर्मी की सबसे मजबूत कड़ी के तौर पर नीरा आर्या को याद किया जाता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि देशभक्त होने के चलते नीरा सुभाष चंद्र बोस के लीडरशिप वाली इंडियन आर्मी की झांसी रेजिमेंट में शामिल हुई थी। नीरा ने आजाद हिंद फौज में एक बार नहीं
कई बार अपनी बहादुरी से देश का नाम रोशन किया था। अंडमान निकोबार, असम जैसी जगहों पर आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को कई बार मुश्किल में डाला था, लेकिन एक बार जापान के सैनिकों ने धोखा दे दिया और दूसरी ओर अमेरिका ने जापान पर हमला कर दिया, जिससे फौज कमजोर पड़ गई। इसके बाद सभी क्रांतिकारी सिपाहियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था और मुकदमा चलाया गया। हालांकि क्रांतिकारी सिपाहियों की रिहाई के लिए लोग सड़क पर उतर आए और इस वजह से सारे केस को वापस लेना पड़ा। लेकिन नीरा को लेकर अंग्रेजों ने बड़ा कदम उठाया था और उनको नहीं छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद अंग्रेज नीरा को बंगाल जेल से अंडमान निकोबार की ओर ले गए और काला पानी की सजा दी। उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान पूरी तरह से हार चुका था, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी ने आजाद हिंद फौज को खत्म करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। इस वजह से आजाद हिंद फौज को पकड़ने का अभियान शुरू हो गया। इसी कोशिश में सबसे पहले सिंगापुर में इस रेजिमेंट की कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को गिरफ्तार किया गया। माना जाता है कि उनकी गिरफ्तारी होने के बाद रेजिमेंट पूरी तरह से कमजोर पड़ गया और इसको भंग करने का ऐलान कर दिया गया। रानी झांसी रेजिमेंट काफी समय तक ताकतवर बनी रही। रानी झांसी रेजिमेंट का हर मेंबर पूरी तरह से देश के लिए खड़ा रहता था और उसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। आजादी से पहले जब अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई हुई तब उसमें वुमेन आर्मी ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ये वुमेन आर्मी अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करती थी। हालांकि अंग्रेज लड़कियों को कमजोर समझते थे और उनकी नजर में ये लड़कियां हैं, इसलिए वो इन्हें नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। वुमेन आर्मी के मेंबर इतने तेज होते थे कि अंग्रेजों की बात को सुनकर आगे की प्लानिंग कर डालते। इस आजादी के लिए नीरा ने क्या क्या नहीं सहा। जिंदगी में कोई चीज आसानी से नहीं मिलती और ये आजादी भी आसानी से नहीं मिली है। देश की आजादी के लिए न जाने कितने लोगों ने जान दी। इतना ही नहीं, अंग्रेजों के जुल्म को सहना पड़ा। नीरा आर्या पर अंग्रेजों ने कई तरह के जुल्म किए। नीरा पर अपने हस्बैंड को मारने का इल्जाम था। इस वजह से उसे काला पानी की सजा दी गई। काला पानी की सजा उस जमाने की ऐसी सजा होती थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। अंग्रेजों के दौर में इसे सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता था। आज भी ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है। इंडियन हिस्ट्री को आप देखेंगे तो पाएंगे कि अंग्रेजों ने फ्रीडम फाइटर्स को इसी जेल में बंद किया था। काला पानी का मतलब होता है कि टाइम या फिर मृत्यु। ये काला पानी शब्द की मीनिंग मृत्यु के स्थान से है, जहां से कोई वापस नहीं आता। सेल्यूलर जेल अंग्रेजों द्वारा इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स पर किए गए जुल्म का एक बड़ा गवाह है। इस जेल की नींव 1897 को रखी गई थी और ये 1906 में बनकर तैयार हुआ था। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी हैं। इस कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे। इस वजह से कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात नहीं कर सकता था। जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है। ऐसे में यहाँ से भागना किसी भी कैदी के लिए आसान नहीं है। अगर कोई इस जेल से भागने की कोशिश करता तो वो यहाँ के समुद्र के पानी में ही डूबकर अपनी जान से हाथ धो बैठता। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी कैदी को एक साथ नहीं रखा जाता था, बल्कि हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी और हर कैदी को अलग अलग ही रखा जाता था ताकि वो एक दूसरे से बात ना कर सकें। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और यही अकेलापन उनके लिए सबसे खतरनाक होता था। नीरा को भी काला पानी की सजा मिली थी। उन्हें अंडमान की सेल्यूलर जेल में बंद किया गया था। इस दौरान उन पर तमाम तरह के जुल्म किए गए। हालांकि कई कैदियों को रिहा किया गया था, लेकिन नीरा को जेल में ही बंद रखा। उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। उनसे नेताजी का पता पूछा जाता था और उनके बदन को हर तरह की तकलीफ दी जाती थी। नीरा को एक अंधेरी व तंग कोठरी में बंद किया गया था। नीरा जहाँ बंद थी वहां पर कोई टॉयलेट नहीं था। इस वजह से उनको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। इतना ही नहीं, नीरा के सेल में गंदगी की वजह से काफी स्मेल आती थी। उनको पका हुआ सड़ा हुआ मांस जबरदस्ती खिलाया जाता था। अंग्रेजों ने नीरा को पानी में बार बार डुबोया। नीरा के नंगे बदन पर कोड़े बरसाए। अंग्रेजों ने उनके जिस्म पर सैकड़ों जुल्म और जबरदस्ती खिलवाड़ किए। इतना कुछ सहने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी जुबान नहीं खोली और कोई भी खुफिया जानकारी अंग्रेजों से साझा नहीं की। इस वजह से अंग्रेज बहुत गुस्से में आ जाते और उनको गोल चक्र की एक चरखी पर चढ़ाते और फिर उसे तेज घुमाते। इस वजह से नीरा के बदन में सैकड़ों जख्म लगते थे और वो अक्सर बेहोश हो जाती थी। बेहोश नीरा को एक बार अंग्रेज एक खतरनाक टापू छोड़ा। वो टापू उस वक्त आदिवासियों का गढ़ हुआ करता था। जब नीरा को अंग्रेजों ने उस टापू पर छोड़ दिया तो उनको थोड़ी देर बाद होश आया। जब नीरा को होश आया तो आदिवासियों के बीच में थी वो। इस वजह से वो डर गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नीरा उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रही थी। नीरा ने इस दौरान
केवल गॉड को याद किया और अपने मुंह से सिर्फ ओम शब्द निकाला। ये सुनते ही आदिवासियों ने नीरा को देवी समझ लिया। ऐसे में नीरा को सुकून हुआ। नीरा समझ गई कि वो एक अच्छी जगह पर है और उसकी जान को आदिवासियों से कोई खतरा नहीं है। इसके बाद नीरा यहाँ पर कुछ दिन रही और उनकी लैंग्वेज समझने लगी। इसके बाद आदिवासियों को बताया कि उनके ऊपर क्या क्या जुल्म हुआ। उस जमाने में आदिवासी भी अंग्रेजों से चिढ़ते थे। ऐसे में आदिवासियों ने नीरा की मदद करने का फैसला किया। नीरा आर्य अपनी किताब में लिखती हैं कि वो वहां पर कई महीनों रही। इस दौरान वहां के लोगों ने उनका इलाज जड़ी बूटियों से किया। इस वजह से उनको बहुत राहत मिली। इस दौरान मैंने उनको बताया कि हम सब इंडियन हैं और हमें अंग्रेजों ने अपना गुलाम बना रखा है। हमें उनको यहाँ से भगाना होगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। इतना सुनना था कि सब मायूस हो गए। इतना ही नहीं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने फिर उनकी लैंग्वेज में कहा कि क्या तुम लोग नहीं चाहते कि हमारा देश आजाद हो? इस पर उन लोगों ने एक आवाज में कहा कि हाँ, तुम्हें देश की आजादी के लिए जाना होगा। हमारी आंखों में ये खुशी के आंसू हैं। नीरा को वहां से निकालने के लिए एक मजबूत नाव बनाकर उनको रवाना कर दिया गया। इसके अलावा आदिवासियों ने नीरा के साथ खाने का सामान भी दिया। आखिरकार किसी तरह नीरा हैदराबाद पहुंच गई। उस वक्त भारत आजाद हो चुका था। वहीं उनके भाई बसंत कुमार भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आजादी के बाद सन्यासी बन गए थे। नीरा से जब अंग्रेजों ने पूछा नेताजी का पता, आजादी को लेकर कहा जाता है कि बिन खड्ग बिन ढाल गांधी तूने कर दिया कमाल, यानी बगैर किसी हथियार और खून खराबे की ये आजादी हमें मिल गई। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि गांधी जी ने जो किया वो शायद और कोई नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, आजादी की लड़ाई में गांधी का जो कद है वो उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन ये भी सच है कि लाखों क्रांतिकारियों के प्राणों के बलिदान का नतीजा भारत की आजादी है। हालांकि इतिहास में गांधी और क्रांतिकारियों को लेकर अलग अलग राय है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आजाद भारत की सोच रखने वालों में दो तरह के लोग थे। एक जो गांधी की सोच रखते थे और सिर्फ अहिंसा के बल पर आजादी चाहते थे, और दूसरी ओर वो जो अपने खून की एक एक बूंद को इस देश की आजादी में लगा दिया करते। इतिहासकारों ने भी इसे अपने अपने अंदाज में पेश किया है। नीरा आर्या उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक जो अपने देश के बारे में सोचती थी, और इसी देश के लिए उन्होंने अपने सुहाग तक को उजाड़ दिया था। लेकिन जब अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ा था तब इनके ऊपर तमाम तरह के जुल्म किए ताकि वो टूट जाएं, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि काला पानी की सजा में नीरा के साथ अंग्रेजों ने कैसा बर्ताव किया। नीरा ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है। इस आत्मकथा का उनके ऊपर जो जुल्म हुए उसके कुछ अंश हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि नीरा को काला पानी की सजा में कितना कुछ सहना पड़ा है। नीरा अपनी किताब मेरा जीवन संघर्ष में लिखती हैं कि मैं जब कोलकाता जेल में थी तो मेरे बदन पर आईएनए की यूनिफॉर्म नहीं थी, तो बैचेस कहाँ होते जिनसे मुझे बेहद प्यार था। अब तो मैं कैदी थी, इसलिए हमारे रहने का स्थान वो ही कोठरियां थी जिनमें अन्य महिला राजनैतिक अपराधी रही थी अथवा रहती थी। हमें रात के 10 बजे कोठरियों में बंद कर दिया गया और चटाई कंबल आदि का नाम भी नहीं सुनाई पड़ा। मन में चिंता होती थी कि क्या इसी प्रकार की स्वतंत्रता गहरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में मिलेगी, कि अभी से ओढ़नी अथवा बिछाने का ध्यान छोड़ने की आवश्यकता आ पड़ी है। किसी तरह से जमीन पर लेट गई और जल्द ही नींद भी आ गई। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे वैसे ही वॉचमैन आकर 2 कंबल लेकर आया, लेकिन बगैर बोले कंबल फेंकता हुआ चलता बना। कंबलों की गिरने की आवाज से नींद भी टूट गई, लेकिन कंबल मिलने से थोड़ी राहत और दिल को सुकून जरूर मिला। हालांकि ये जो लोहे का बंधन शरीर पर बंधा था वो बहुत परेशान कर रहा था और रह रहकर भारत माता से जुदा होने का ध्यान साथ में देता। जैसे ही सुबह होती तो खाने के लिए खिचड़ी मिलती थी। इसके बाद लोहार भी आ गया। हाथ की सांकल काटते समय थोड़ा सा चमड़ा भी कट गया, लेकिन पैरों में से आड़ी बेड़ी काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को जांचा कि कितनी पुष्ट है। मैंने एक बार दुखी होकर कहा, क्या अंधा है जो पैर पे मारता है? उसने जवाब दिया, हम तो पैर क्या दिल में भी मार देंगे, क्या बिगाड़ लोगे? उसने मुझसे ये कहा, बंधन में हूं इसलिए कुछ नहीं कर सकती हूं। इसके बाद मैंने उनके ऊपर थूक दिया था और कहा कि औरतों की इज्जत करना सीखो। जेलर भी साथ थे, तो उसने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता दोगी कि तुम्हारे नेताजी सुभाष कहाँ हैं। वो तो एयर क्रैश में चल बसे। मैंने जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है नेताजी जिंदा हैं। झूठ बोलती हो तुम कि वो एयर क्रैश में मर गए। जेलर ने कहा, हाँ नेताजी जिंदा हैं। तो कहाँ हैं? मैंने कहा कि हाँ वो जिंदा है मेरे दिल में। इतना सुनना था कि जेलर और भड़क गया और कहा कि
तो तुम्हारे दिल से हम नेताजी को निकाल देंगे। और फिर उन्होंने मेरे आंचल पर ही हाथ डाल दिया और मेरी आंगी को फाड़ते हुए फिर लोहार की ओर संकेत किया। लोहार ने एक बड़ा सा जंबू औजार जैसा फुलवारी में इधर उधर बड़ी पत्तियां काटने के काम आता है, उसे ब्रेस्ट रिपर को उठा लिया और मेरे दाएं ब्रेस्ट को उसमें दबाकर काटने चला था। लेकिन उसमें धार नहीं थी, ठूंठा था और ब्रेस्ट को दबाकर असहनीय पीड़ा देते हुए और दूसरी तरफ से जेलर ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए कहा, अगर फिर जबान लड़ाई तो तुम्हारे ये दोनों गुब्बारे छाती से अलग कर दिए जाएंगे। उसने फिर चिमटा नुमा हथियार मेरी नाक पर मारते हुए कहा, शुक्र मानो महारानी विक्टोरिया का कि ये आगे से नहीं तपाया, अगर आगे से तपाया होता तो तुम्हारे दोनों उभार पूरी तरह उखड़ जाते। आजादी के बाद नीरा की जिंदगी में क्या हुआ, ये सब हम आपको अपने आखिरी एपिसोड में विस्तार से बताएंगे। आजादी के बाद कुछ ऐसी रही नीरा की जिंदगी। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि नीरा काफी मुश्किल से हैदराबाद पहुंची थी। नीरा जब हैदराबाद पहुंची तब देश आजाद हो चुका था। इसके बाद उनकी बॉडी अंग्रेजों के जुल्म की वजह से कमजोर हो चुकी थी। उनके जिंदगी के आखिरी वक्त में हैदराबाद के एक झोपड़ी में रहकर उन्हें गुजारना पड़ा था और वो फूल बेचकर अपनी जिंदगी का गुजारा कर रही थी। कहा जाता है कि उस वक्त हैदराबाद में निजाम राज किया करते थे और वो इस्लामी कट्टरपंथ उनमें भरा हुआ था। उन्हीं दिनों नीरा आर्या को लोगों ने अपने दिल से शायद निकाल दिया था। नीरा माथे पर तिलक लगाती थी। इसे देखकर जिहादियों के तन बदन में आग लग गई और उन लोगों ने नीरा आर्या के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। कहा तो ये भी जाता है कि उन लोगों ने मिलकर नीरा आर्या को जमकर मारा और उनकी पिटाई की थी। इस दौरान गुस्से में इन लोगों ने नीरा के फूलों की टोकरी को भी नहीं छोड़ा। नीरा के फूलों की टोकरी को सड़क पर बिखेर दिया, लेकिन इसके बावजूद नीरा ने हार नहीं मानी। हैदराबाद की आजादी के लिए आर्य समाज का सत्याग्रह अपनी आंखों से देखा। इसके बाद नीरा अपने गांव लौटी। उनको लगा कि यहाँ के लोग उनको पहचानेंगे और उनकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो उस वक्त उनको केवल एक शख्स ने पहचाना था। उस शख्स का नाम था क्रांतिकारी चौधरी करण सिंह तोमर। उसने नीरा को देखते ही पहचान लिया था और उनकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन नीरा ने मना कर दिया और कहा कि उन्होंने ये संघर्ष किसी सरकारी मदद के लिए नहीं किया। इस दौरान कर्ण सिंह ने उन्हें यहीं रुकने के लिए भी बोला था, लेकिन नीरा ने साफ मना कर दिया कि उन्हें उनके ऊपर बोझ नहीं बनना और वो हैदराबाद लौट आई। नीरा अपनी जिंदगी के आखिरी पल को लेकर अपनी किताब में लिखती हैं कि एक बार फिर अपने जाने पहचाने इलाके से फूल इकट्ठा करके गूंथ कर दोबारा बेचना शुरू किया। वो आगे लिखती हैं कि फूल बेचते बेचते मेरी बॉडी की हड्डियां गल कर फूल बनने के लिए कब तैयार हो गई पता नहीं चला। उन्होंने आगे लिखा कि इस दौरान मुझे तो किसी दुख सुख या कष्ट का भी अनुभव नहीं हुआ। नीरा ने अपनी किताब में अपनी जिंदगी को लेकर कई तरह के खुलासे किए हैं। उन्होंने अपनी किताब में 2 बातों का जिक्र किया है जो उनकी जिंदगी के लिए काफी तकलीफ दे रहा। दरअसल उनकी हसरत थी देश को आजादी मिले, लेकिन उनका मानना था कि देश को आजादी मिल गई, लेकिन ये आजादी शायद उनकी नजर में असल नहीं थी। नीरा को ये लगता था कि उनकी हसरत पूरी हो गई हो, लेकिन ये आजादी वास्तविक आजादी से कोसों दूर थी। इस वजह से उनके दिल में भारत की आजादी को लेकर कई तरह के सवाल थे जो शायद आजाद होकर पूरे नहीं हुए थे। जिंदगी के आखिरी दौर में उनके साथ जो बर्ताव किया गया शायद नीरा ने उसकी कल्पना नहीं की थी। हालांकि नीरा मानती हैं देश की आजादी का सपना देखा तो वो पूरा हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से ये तो समझ लिया था कि इंसान जितनी इच्छाएं कम रखेगा उतना ही खुश रहेगा। इसलिए वो भी चाहती हैं कि इस दुनिया से वो खुश होकर रुखसत हो। हैदराबाद आने के बाद भी उनकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उनके झोपड़े को उजाड़ दिया गया क्योंकि वो सरकारी जमीन पर बना हुआ था। एक दिन उन्हें तेज बुखार हुआ और वो बेहोश होकर गिर गईं। उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, लेकिन एक लेखक व हिंदी दैनिक वार्ता के जर्नलिस्ट तेजपाल सिंह धामा ने उनकी मदद की। उन्होंने फौरन अपनी वाइफ मधु धामा के साथ मिलकर नीरा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उन्होंने नीरा के दस्तावेज देखकर व आत्मकथा पर लिखे पन्ने देखकर अंदाजा लगा लिया कि ये कोई मामूली औरत नहीं है। जब नीरा होश में आई तो धामा जी के कहने पर नीरा ने अपनी आधी अधूरी वीरता व संघर्षों से भरी कहानी धामा जी को बताई। नीरा की आप बीती सुनकर धामा जी भाव विभोर हो गए। कुछ समय बाद नीरा ने 26 जुलाई 1998 को अस्पताल में ही धामा जी के पास अपनी अंतिम सांस ली। धामा ने उनकी बॉडी को ले जाने के लिए गाड़ी लाने गए। इतने में अस्पताल में भीड़ की वजह से नीरा की बॉडी को हॉस्पिटल से बाहर ले जाना पड़ा। मधु धामा नीरा की डेड बॉडी को गोद में लिए हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। धामा ने उस वक्त किसी तरह नेशनल फ्लैग का इंतजाम किया
और फिर उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। तेजपाल सिंह धामा जब यंग थे तब उनको एक प्रोग्राम में आए आजाद हिंद फौज के कमांडर के मुंह से नीरा आर्या के बारे में उनका नाम सुना था, लेकिन कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। तेजपाल सिंह धामा बताते हैं कि जब वो हैदराबाद पत्रकारिता कर रहे थे, उन्होंने एक झुग्गी झोपड़ी में नीरा आर्या को जीवन के अंतिम क्षणों में पाया। तेजपाल सिंह धामा को उनकी सेवा का भी मौका मिला, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी सरकार से उनको कोई सहायता उपलब्ध नहीं करा पाई और 1998 में बीमारी के कारण नीरा आर्या ने अंतिम सांस ली। आज भी नीरा की डायरी, पुरानी फोटोज, कुछ और सामान हैदराबाद के एक मंदिर में सुरक्षित रखे हुए हैं। इस तरह देश की फर्स्ट इंडियन लेडी जासूस, आजाद हिंद फौज के महान क्रांतिकारी कैप्टन की दर्द भरी जिंदगी खत्म हो गई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।